हेलो एवरीवन। आज हम लोग टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे। तो जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में देख चुके हैं कि स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक मॉडर्न अप्रोच में एक कॉन्सेप्ट था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड दूसरा था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में बेसिकली जितने भी कॉन्सेप्ट थे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो था वो फ्यूचर ओरिएंटेड था, फ्यूचर प्रॉफिट को लेकर देख रहा था। उसके प्लानिंग जो भी थी वो फ्यूचर को लेकर थी। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी ये इसके टाइम पीरियड को डिफाइन करती है। ठीक है, जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अगर मैं मीनिंग की बात करूं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज दैट द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ मनी इज डिफरेंट इन डिफरेंट टाइम पीरियड। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग उसकी वैल्यू होती है, मनी की वैल्यू होती है। अब इसके कॉन्सेप्ट है, एक रेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। रेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जनरली यह देखा जाता है, मैं एक एग्जांपल के द्वारा इसे बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि मिस्टर एक्स कोई है, वो 1,000 रुपये उनके पास है। तो उनके पास दो ऑप्शन है। 1,000 रुपये वो किसी को अभी दें, मान लीजिए उनके 1,000 रुपये बकाया है, 1,000 रुपये। तो 1,000 रुपये वो उसे अभी दे या 1,000 रुपये उसे 1 साल के बाद दे। ठीक है, मैं इसके पीछे नहीं जा रहा हूँ कि उनसे कितना इंटरेस्ट देंगे और ये सब भूलिए। मान लीजिए उनको 1,000 रुपये ही देने हैं। ठीक है, तो 1,000 रुपये वो अभी दे या 1,000 रुपये 1 साल के बाद दें। तो मान लीजिए मिस्टर एक्स यह करते हैं कि वो दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं। वो बोलते हैं कि मैं 1,000 आपको 1 साल के बाद दूँगा। अब वो क्या कर रहे हैं कि उस 1,000 रुपये को अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दे रहे हैं। मान लीजिए 5% रेट है सेविंग बैंक अकाउंट का। तो उस 1,000 को अगर वो डिपॉजिट कर दिए तो 1 साल में कितना हो जाएगा उनका 1,050 रुपीज़, 50 रुपीज़ उनको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो अब 1 साल के बाद उनके पास अब कितना हो गया है, 1,050 रुपये हो गया और देना उनको कितना है, 1,000 रुपये देना है। तो 50 रुपये जो उनके पास है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो यही है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जनरली हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आज जो आपके पास पैसे हैं वो उसका वैल्यू अधिक होता है रैदर फ्यूचर के लिए। ठीक है, मतलब यदि आपके पास 1,000 रुपये अभी है और यदि आपके पास 1,000 रुपये 1 साल के बाद है, तो देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, 1,000 रुपये और 1,000 रुपये, लेकिन उसका अगर वैल्यू की बात की जाए तो वो फ्यूचर जो 1,000 रुपये 1 साल के बाद था हमारे पास, वो लेसर वैल्यू पोजेस करेगा अभी के 1,000 के मुकाबले। ठीक है, तो ये एक था, इसकी रैशनैलिटी की बात करती है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कि अभी का जो वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू से अधिक होता है। ठीक है, तो अब इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के लिए अगर टेक्निक की बात करें कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, तो इसके दो कॉन्सेप्ट हैं। एक है कंपाउंडिंग और दूसरा है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, कंपाउंडिंग में क्या होता है कि जैसे हम लोग पढ़े हैं, बचपन में पढ़े थे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो कंपाउंडिंग में क्या होता है कि एक ईयर के बाद, मतलब एक पीरियड कंप्लीट कर लेने के बाद जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो फिर से पार्ट ऑफ हमारा क्या हो जाता है, प्रिंसिपल का पार्ट बन जाता है और फिर उस पर इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वो कंपाउंड होते जाता है। ठीक है, जैसे यदि 1,000 रुपये मैं अभी डिपॉजिट कर रहा हूँ किसी बैंक अकाउंट में, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम है, तो वो 1 साल के बाद कितना हो जाएगा हमारा, 50 रुपये का उस पर क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा।
तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो हमारा प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 1050, क्योंकि कंपाउंडिंग में कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो भी हमारा प्रिंसिपल का पार्ट बन जाता है। तो एक तो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। और दूसरा तरीका है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, इसमें हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर के वैल्यू ऑफ मनी को हम लोग प्रेजेंट में ही कैलकुलेट कर लेते हैं। से अगर मैं कहूँ कि मुझे 1 साल के बाद 1060 रुपये किसी को देना है और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, तो मुझे अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि 1 साल के बाद मेरे पास 1060 रुपये अवेलेबल हो किसी को देने के लिए। ठीक है, तो अभी इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका कैलकुलेशन जस्ट कंपाउंडिंग से रिवर्स होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट जिस तरह निकाला जाता है उसके जस्ट रिवर्स होता है यह इसका कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हो जाएगा P मीन्स प्रिंसिपल इक्वल्स टू जो भी हमारा फ्यूचर वैल्यू है, जो भी हम चाह रहे हैं, हम कितना चाह रहे हैं 1060 डिवाइडेड बाई उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस वन प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो हमारा कितना था, जो भी फ्यूचर वैल्यू कितना था 1060 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 6%, तो 0.6। ठीक है, तो इससे कैसे कैलकुलेट 0.06, तो कैलकुलेट कर लेंगे क्या, 1 प्लस 0.06 बिकम 1.06, तो 1060 डिवाइडेड बाई 1.06 बिकम 1000। इससे क्या हो रहा है, अब हमें क्या पता चला कि हमें अगर 1 साल के बाद 1060 रुपये चाहिए, तो अगर 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इस प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग क्या किए, प्रेजेंट वैल्यू में हमको फ्यूचर में क्या चाहिए उसके लिए हम लोग प्रेजेंट में ही कैलकुलेट कर लिए। समझ में आया, तो ये है प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरह ये तो सिंपल कैलकुलेशन था, लेकिन फ्यूचर में कितना, फ्यूचर के वैल्यू के लिए एक प्रेजेंट वैल्यू का टेबल दिया हुआ रहता है। साधारण से सभी बुक में अवेलेबल होते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू की टेबल्स, उसके अकॉर्डिंगली 3 ईयर में कितना उसका वैल्यू होगा, 4 ईयर में कितना वैल्यू होगा, ये सब दिए हुए होते हैं। सिंपली उसको प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ मनी कुछ भी नहीं है, उसके टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली जो उसकी वैल्यू वेरी करती है उन्हीं का मेज़रमेंट है, कैलकुलेशन है। हम लोग यह जानने का प्रयास करते हैं कि एक सर्टेन पीरियड के बाद किसी भी प्रिंसिपल का क्या वैल्यू रह जाएगा, या फिर एक सर्टेन पीरियड के बाद कोई वैल्यू के लिए प्रेजेंट में कितना प्रिंसिपल को इन्वेस्ट करना है एंड ऑल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।